दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट में हम सॉल्व करेंगे। यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही उत्तर हो जाएगा 4,28,384.52 करोड़। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार 4,28,384.52 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ष 2023-24 के बजट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये 6,90,242.43 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि कुल प्राप्तियां 6,83,292.74 करोड़ रुपए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है कहाँ से? पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भू राजस्व से या संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो सही उत्तर व्यापार कर से, लेकिन अब व्यापार कर नहीं रह गया है। दोस्तों ये प्रश्न कभी पूछा गया था, यानी 2017 में जो है जीएसटी लागू हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर। उसके पहले राज्यों के अपने कर थे, जिसमें व्यापार कर का हिस्सा जो है सबसे अधिक होता था उत्तर प्रदेश के राजस्व में। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु और सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से दोस्तों 1,50,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग है, और इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं में विस्तार आदि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग है। इसकी सहायता से जहां उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य बना है, वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड। तो सही उत्तर है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों और बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये सन याद रखना है, याद रखिएगा 1974 यानी 1974 में। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। बिल्कुल सही है। तीसरा है, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ये आपका सही नहीं है। तो 1 और 2 आपके सही हैं। तो सही उत्तर
ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप में विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोर्ट बटलर ने इसके विकास में योगदान दिया और लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के लगभग 54.98% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न थोड़ा सा इतिहास से है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद। तो उत्तर है फैजाबाद। दोस्तों नवाब शुजाउद्दौला की बेगम रानी ब्रैड बेगम उन्मातुज जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा, जिसने अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया था, ये परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और शिया बोर्ड समिति के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। तो याद रखिएगा बहू बेगम का मकबरा ये फैजाबाद यानी अयोध्या में स्थित है। अगला प्रश्न है गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो आप जानते हैं गुलाबी गैंग आंदोलन की जो संस्थापक हैं वो संपत पाल हैं। संपत पाल महिला हैं और ये महिलाओं का ऐसा समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुआ है। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा और अन्य हिंसात्मक कार्रवाई रोकने के लिए प्रतिक्रिया देना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन सही नहीं है, औद्योगिक अनुमोदन केवल 2 सही है सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंतर्गत। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों और लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है। अगला प्रश्न है तीव्र औद्योगिकरण के लिए निवेश करने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा कहाँ पर? ऑप्शन है आपके गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या गाजीपुर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर IT व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है? ये प्रश्न आपका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसके अलावा आप देखिए आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या उद्योग बंधु। तो सही उत्तर उद्योग बंधु हो जाएगा। दोस्तों उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने की सहायता करता है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना है, जिला स्तरीय, मंडलीय स्तरीय और राज्य स्तरीय। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार जो हैं आप जान लीजिए इसमें वर्णित व्यक्तियों को उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए जो सूचियां हैं इसमें आपको मिलान करना है। उस्ताद विलायत खां, तो उस्ताद विलायत खां सितार वादन से संबंधित रहे हैं। मास्टर फिदा हुसैन नारसी ये हिंदी रंगमंच से, सितारा देवी ये कथक यानी कथक नृत्यांगना रही हैं और जतिन भट्टाचार्य ये सरोद वादन से संबंधित थे। सही उत्तर 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं आपको बताना है। ऑप्शन है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, बिल्कुल सही है।
और ऑप्शन बी है कि ठुमरी सुगम और आकर्षक है। तो ये दोनों ही कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। दोस्तों, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। कुछ लोग लखनऊ के उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक मानते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। खमाज, काफी, पीलू, गारा, देश, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं। पीलू राग में ठुमरी, सुगम संगीत आदि की रचनाएं बहुत मधुर और आकर्षक बनती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है फूलों का, गेहूं का, आलू का या गन्ने का। तो याद रखिएगा, फूलों का उत्पादक नहीं है उत्तर प्रदेश। नकदी फसलों में गन्ना, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इसलिए याद रखिएगा कि फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 60%, 85%, 75 या 90%? तो सही उत्तर 80 से 85%। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत मेंथा का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है और इसमें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि लगभग 85% है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपी डास्प प्रायोजित की गई थी। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रायोजित की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य जो है ये दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कृषि है उसके विविधीकरण, विभिन्न फसलों के उपजाने और कृषि का विकास करने का था। ये योजना जो है विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये प्रश्न याद रखिएगा, 2017 में। दोस्तों, आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य यानी कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो आप जानते हैं लखनऊ, और इस ब्रांड को नवाब आम भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? जूट, गन्ना, कपास या तिलहन? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज जो है वो गन्ना है। तो आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का देश के में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है और राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर हैं। कपास उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे पैदा किया जाता है। और जूट जो है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा सरयू और गंगा नदियों के दोआब में पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए कथनों की सहायता से उत्तर दीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल सही। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये गलत है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या अधिक है। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं।
ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए। आप जान लीजिए कि देखिए, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है जो सामान्यतः गन्ना का अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। और 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या से संबंधित आंकड़े अनुपलब्ध हैं, लेकिन सामान्य निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये सही नहीं है। और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप जान लीजिए उच्चतम दुग्ध उत्पादक है, बिल्कुल सही है। और आप जान लीजिए भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो केवल 1 और 2 सही हैं आपके। दोस्तों, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, कथन 1 सही हो जाएगा। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश है, कथन 2 भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, तो कथन 3 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी सहारनपुर, वाराणसी या फिर देखिए लखनऊ या इलाहाबाद में? तो सही उत्तर है दोस्तों इलाहाबाद में। याद रखिएगा, सबसे पहले कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद अब प्रयागराज की स्थापना के साथ प्रदेश ही नहीं वरन देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 20, 15, 17 या 19। तो सही उत्तर है 15%। देश में जो है देश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% उत्तर प्रदेश में है। आप जान लीजिए प्रदेश में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 190.51 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि कृषि योग्य है, लेकिन अभी तक 168.19 लाख हेक्टेयर यानी देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% ही इस पर ही कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के कृषि सांख्यिकी आंकड़े 2018-19 के अनुसार भारत में कुल 1410 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 166 लाख हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि है, जो कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11.80% है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में सबसे पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा या वाराणसी? तो सही उत्तर इलाहाबाद मंडल में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 23 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद प्रयागराज मंडल में चाका विकासखंड के दादूपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, सही उत्तर आपका हो जाएगा JPO लखनऊ। दोस्तों, आज जिस इमारत को लखनऊ GPO के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहले रंग थिएटर यानी रिंग थिएटर हुआ करता था। ब्रिटिश भारत में ये अंग्रेज़ों का मनोरंजन केंद्र था, जहाँ अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। दरअसल क्रांतिकारियों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में क्रांतिकारियों के समर्थन में विद्रोह या हमला होने की आशंका में अंग्रेजों ने रिंग थिएटर में स्पेशल कोर्ट लगाई थी, जिसे आज GPO कहते हैं। रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो है 31 मार्च 2013 तक 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। तो यहाँ पर आप जान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का 5वां केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी में है। 6ठा केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2014 में झांसी में हुई थी। तो वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपका नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज या वाराणसी। तो सही उत्तर फुर्सतगंज जो है अमेठी। दोस्तों आप जान लीजिए कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी के फुर्सतगंज में स्थित है। इसकी स्थापना राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत की गई। भारत में विमान उद्योग को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण शोध प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को विमानन मानव संसाधन के विकास के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1995 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये है गाजियाबाद में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त या ओपन यूनिवर्सिटी ये राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, जो कि अब प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद अब प्रयागराज है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना 1965 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मानी जाती है, जबकि यूजीसी के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रथम दीनदयाल हथकरघा संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर? तो सही उत्तर वाराणसी में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रथम दीनदयाल हस्तकरघा हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है, इसको प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। वित्त मंत्री द्वारा बजट 2014-15 के बजट में वाराणसी के हथकरघे, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो अभी आपने पढ़ा है वाराणसी में। दोस्तों व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में हुई। 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल राष्ट्र को समर्पित किया और प्रधानमंत्री ने इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन है आपके नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में या फिर मेरठ और गाजियाबाद में? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि ए और बी
ए और बी नोएडा कानपुर, कानपुर लखनऊ। नोएडा कानपुर और लखनऊ में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी है। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था और एसटीपीआई सॉफ्टवेयर निर्यातकों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्ष 2019 के अंत तक उत्तर प्रदेश में निम्न स्थलों पर निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। देखिए, नोएडा में 1991 में, लखनऊ में 2001 में, कानपुर में 2002 में, प्रयागराज में 2003 में और मेरठ में 2021 में। तो इस तरह से ए और बी दोनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।